हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और वीडियो लेक्चर में। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान 11वीं क्लास का। और मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि आयनन एंथैल्पी क्या होती है, आयनन एंथैल्पी की इकाई क्या होती है, और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी समझाया था कि आयनन एंथैल्पी को कौन कौन से कारक करते हैं प्रभावित। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बढ़ेंगे इसी से आगे, यानी कि आयनन एंथैल्पी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि आयनन एंथैल्पी आवर्त सारणी में, जी हां, आवर्त सारणी में किस प्रकार से बाएं से दाएं जाने पर और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परिवर्तित होता है, यानी कि उसके अंदर आवर्तिता आती है ना। इसे हम लोग आज यहां पर सीखने वाले हैं। देखो, तो आवर्त सारणी में इसकी परिवर्तन को देखने से पहले मैं आपको एक बार फिर से समझा देना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं पता कि आयनन एंथैल्पी होती क्या है तो एक बार समझ लो 2 मिनट के अंदर। हम कहते हैं कि किसी भी गैसीय विलगित परमाणु, यानी कि ऐसा कोई परमाणु जो गैसीय अवस्था में हो, अकेला हो, मतलब किसी भी अन्य परमाणु के साथ आबंधित यानी बॉन्डेड ना हो, बिल्कुल अकेला हो, उस परमाणु के बाह्य कक्ष में से, या आप कह सकते हो बाह्य कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को, सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी देनी पड़ती है, या कह लो प्रदान करनी पड़ती है, उस दिए गए ऊर्जा को हम लोग कहते हैं आयनन एंथैल्पी। आप इसको आयनन विभव भी कह लेते हो, ठीक है ना। देखो क्या होता है, एक बार समझो। मान लो मेरे पास एक एलिमेंट एक्स है, एलिमेंट्री मेटल धातु है ना, धातु हो सकता है ये, या फिर कोई परमाणु एक्स है। ये परमाणु जो एक्स है ये गैसीय अवस्था में है। अब गैसीय अवस्था में है, विलगित है, मतलब बिल्कुल अकेला, आइसोलेटेड गैसियस एटम कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलता है तो उसके ऊपर क्या आता है, धनायन। अब ये गैसीय अवस्था में है। अब ये जो गैसीय अवस्था में है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा देनी क्यों पड़ती है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी परमाणु के अंदर वो नाभिकीय आवेश के साथ में आबंधित होता है, यानी कि आकर्षण बल से जुड़ा रहता है और घूमता रहता है। उसी आकर्षण बल को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें उसे ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, ताकि हम उस आकर्षण बल को तोड़ सकें। और जब वो आकर्षण बल टूटता है तो फिर इलेक्ट्रॉन वहां से मुक्त होकर के बाहर निकलता है और बनाता है धनायन। तो उसी ऊर्जा को जो हम देते हैं वो डेल्टा आई एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ ना कुछ आता है, और वो क्या आता है, मान लो एक्स है ऊर्जा, तो एक्स किलो जूल प्रति मोल, ठीक है ना। किलो जूल प्रति मोल जो होती है इसकी इकाई होती है, यानी कि आयनन एंथैल्पी एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए परिभाषित होता है, ठीक है ना। आपको इतना पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में लिखो हेडिंग, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी में आवर्तिता, लिखते हैं आवर्तिता, ठीक है ना। आवर्तिता कैसे घटता बढ़ता है, कैसे ना बदलता रहता है, हमें यह सीखना है, समझना है, ठीक है। देखो, अब क्योंकि हम सभी लोगों ने पीछे पढ़ा है, और जब हम आकार आपको समझा रहे थे तो आकार में आपको मैंने ये लिखवाया था कि जब आप आवर्त में जाते हो बाएं से दाएं, कहां से, बाएं से दाएं से, लेफ्ट से राइट, जब आप जाते हो तो आकार में क्या होती है, कमी आती है ना। तो जब आकार छोटा होगा तो क्या होगा बताओ। अब अगर आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बढ़ेगा नाभिक की ओर, और आकर्षण बढ़ेगा तो उस ज्यादा आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। तो आपको ना धीरे धीरे याद आ रहा होगा। तो आप सबसे पहले लिखो हेडिंग आवर्त में, कहां लिखो, आवर्त में। आवर्त में का मतलब है इन पीरियड, इन पीरियड्स, यानी जब हम आवर्त सारणी में आवर्त में जाएंगे बाएं से दाएं
तब क्या होता है ना, हमें ये समझना है। डालो हेडिंग फटाफट जल्दी से। लिख दिया? देखो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कम होता है ना? आकार कम होता है तथा होता है जबकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश में क्या होती है? जबकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। जबकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है और आकार छोटा होता है, तो आकर्षण बल बढ़ता है ना? तो हम लोग कहते हैं कि आयनन एंथैल्पी, I.E से आपको मैंने समझाया था कि लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। आयनन एंथैल्पी समानुपाती होता है किसके? आवेश के। किसके? आवेश बढ़ेगा तो आकर्षण बल भी बढ़ेगा, और आकर्षण बल बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। और अगर साइज यानी आकार, आप हिंदी में साइज लिखो, ठीक है ना? साइज। और अगर साइज बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, और साइज छोटा हो जाएगा तो आयनन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। यानी साइज के तो होता है व्युत्क्रमानुपाती और आवेश के होता है अनुक्रमानुपाती, है ना? ध्यान रहेगा। चलो, ये हमने कहा बात करी? ये हमने बात किया आवर्त में, कि आवर्त में जो होता है, आवर्त में आकार घटता है, आयनन एंथैल्पी बढ़ता है, क्योंकि आवेश बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना? अब हम लोग चल रहे हैं समूह में। कहां चल रहे हैं? समूह में, है ना? देखो, समूह में इन ग्रुप्स मतलब समूह में कैसे आयनन एंथैल्पी घटता बढ़ता है। समूह में आयनन एंथैल्पी कैसे घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं फटाफट से। अब बताओ आयनन एंथैल्पी समूह में कैसे घटेगा या बढ़ेगा? अगर आपने ना थोड़ा सा भी समझा था पिछले के उसमें लेक्चर में, जब टॉपिक में आपको समझा रहा था कि जो परमाणु का आकार होता है उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अगर आपको वो आता है, और आपने अगर वहां पर देखा था कि कैसे समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु के आकार में वृद्धि होता है। क्योंकि जब आप चलते हो ऊपर से नीचे की तरफ समूह में या कह लो वर्ग में, जब आप जाते हो ऊपर से नीचे तो हर एक आवर्त जब आगे बढ़ते हो तो उसमें एक कोष की क्या होती है? वृद्धि। और जब कोष की वृद्धि होगी तो नाभिक से दूरी बढ़ेगा, और नाभिक से दूरी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? उसकी वजह से आकर्षण बल कम हो जाएगा। अब आकर्षण बल कम हो गया तो उस बल को तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसीलिए क्या होगा? उसका आयनन एंथैल्पी भी कम होगा, ठीक है ना? गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। तो आप लिखो आवर्त नहीं, वर्ग या आप कह सकते हो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अतिरिक्त कोषों की वृद्धि होने के कारण परमाणु आकार में वृद्धि होती है। कोषों की वृद्धि होने के कारण परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप
स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा बताओ? जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप बाह्य इलेक्ट्रॉन पर, बाह्य इलेक्ट्रॉन पर, बाह्य इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण, नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है, कम हो जाता है, और इस प्रकार कम क्या होता है? आयनन एंथैल्पी। ठीक है ना? सेम वही कारण है। ठीक है भाई, इसमें हमें कोई समस्या नहीं आएगी ना। इसलिए आयनन एंथैल्पी में भी कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। कब आती है कमी? जब आप समूह में ऊपर से नीचे चलोगे। ठीक है ना? तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या आता है? आवर्त सारणी के अंदर उसकी आयनन एंथैल्पी में कमी आती है। ठीक है ना? यहां तक कॉपी करो, फिर बढ़ते आगे। चल गया? चलो अब बढ़ते हम लोग आगे। गेरो हेडिंग कर्मिक आयनन एंथैल्पी। क्या बोला मैंने? कर्मिक, कर्मिक, कर्मिक आयनन, क्रमिक आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में सक्सेसिव, सक्सेसिव आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है? सक्सेसिव यानी कि एक के बाद एक निकालना, एक एक करके निकालना। कर्मिक, कर्मिक आयनन एंथैल्पी, कर्मिक आयनन एंथैल्पी। डाल दिया हेडिंग। देखो, जब हम किसी परमाणु से एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकलवाएंगे या फिर वो त्यागता है, तो वो एक साथ नहीं निकालते इलेक्ट्रॉन, वो एक एक करके निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? लिखो, जब परमाणु, जब परमाणु एक से अधिक, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, त्याग, त्याग करता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक करके, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, त्याग करता है। ब्रैकेट में लिख दो, एक साथ नहीं करता त्याग, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग। ठीक है ना? पहले एक निकालेगा, फिर दो निकालेगा, फिर तीन निकालेगा, ऐसे निकालेगा इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि एक साथ चार निकाल दिया, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, एक एक करके निकलते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है ना? इस प्रकार, इस प्रकार एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने में प्रयुक्त ऊर्जा, त्याग करने में प्रयुक्त ऊर्जा, प्रयुक्त ऊर्जा को कर्मिक आयनन एंथैल्पी, ऊर्जा को, ऊर्जा को क्या कहते हैं? कर्मिक आयनन एंथैल्पी कहते हैं, कर्मिक आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है ना? इसे हम लोग कहते हैं कर्मिक आयनन एंथैल्पी। मतलब पहले एक निकालेगा, फिर दो, फिर तीन। ठीक है ना? देखो कैसे, एग्जाम्पल की बात है, आप जहां समझो, पहले समझे भाई? कर्मिक आयनन एंथैल्पी। ठीक है ना? देखो, कर्मिक आयनन एंथैल्पी हार्ड नहीं है, सिंपल चीजें है ना।
मान लो मेरे पास X कोई तत्व है, गैसीय विलगित परमाणु, ध्यान रखना गैसीय विलगित परमाणु है ये, इसने एक इलेक्ट्रॉन पहले त्यागा तो X प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो यहां पर गैस रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इस एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ी उसे आप लोग क्या बोलोगे? डेल्टा Eg, सॉरी डेल्टा I H। अब ये क्योंकि प्रथम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है तो हम इसको बोलेंगे प्रथम आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना? क्या बोलेंगे इसको? प्रथम आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना? अब मेरे पास मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद कुछ ऐसे X एक पहले त्याग रहा है, तो ये एक त्यागने के बाद बताओ जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो नाभिक का आवेश बढ़ जाएगा। भाई तुम खुद बताओ कि मेरे पास सपोज करो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, कौन था बताओ? ये मेरे पास एक नाभिक तो है बीच में, यहां एक इलेक्ट्रॉन था, है कि नहीं? और दो इलेक्ट्रॉन हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, प्रोटॉन तो उतना ही बचेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद नाभिक का आवेश जो पड़ेगा वो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन अंदर है उसके ऊपर ज्यादा ना पड़ेगा प्रभाव। क्या पड़ेगा? ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर नाभिक का। तो नाभिक के आवेश बढ़ गया, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसको निकलने के पश्चात नाभिक का आकर्षण और अधिक बढ़ जाएगा उस इलेक्ट्रॉन पे जो अंदर अब स्थित है। तो उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अधिक आकर्षण के साथ खींचेगा। तो जब आकर्षण से ज्यादा से खींचेगा तो उस अधिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या करनी होगी? अब अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा बताओ? तो जब ये बनेगा क्या, X2 प्लस X, दो बार लगा दो प्लस प्लस या फिर एक ही बार दो प्लस कर दो, आपकी इच्छा है। इसने एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया, त्याग दिया ना? तो अब यहां पर क्या हुआ? डेल्टा IH2 हो गया। डेल्टा IH इसका मतलब हुआ द्वितीय आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी। समझ में आया? ये हमारा हो गया द्वितीय आयनन एंथैल्पी। मतलब इसी X परमाणु ने पहले एक त्यागा फिर दूसरा भी त्याग दिया, तो दूसरे का ज्यादा ऊर्जा होगा त्यागने के लिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सॉरी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना? अब हम ये चाह रहे हैं कि ये और त्यागे इलेक्ट्रॉन, क्या करें? और त्यागे। हम इसे एक और निकलवाएंगे बाहर इलेक्ट्रॉन की, एक और बाहर निकाल इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 2 प्लस था, पहले से गैसीय अवस्था में है, तो ये X33 तीन बार आ गया क्योंकि अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल चुका है, बाहर निकाल दिया। तो अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा IH3, और इसे हम लोग कहेंगे तृतीय आयनन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? तृतीय आयनन एंथैल्पी। अब तुम बताओ जब इलेक्ट्रॉन पहले दो निकाल चुका है तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन बचा होगा दो निकलने पे, भाई जो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद क्या बचेगा? नाभिक के आवेश, यानी नाभिक में प्रोटॉन तो उतने बचेंगे, प्रोटॉन थोड़ी बाहर निकला है, बाहर कौन निकला है? इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो उस कक्ष में से, उस कोष में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो नाभिक का आवेश बढ़ गया, मतलब कि जो नाभिक का जो आकर्षण है उस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा जो दो निकलने के बाद अंदर बचे हुए हैं, है कि नहीं? तो उस बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आवेश बढ़ जाएगा तो आकर्षण और स्ट्रांग हो जाएगा। अब तुम चाहते हो कि वो भी बाहर निकले, तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको और अत्यधिक ऊर्जा की क्या पड़ेगी? आवश्यकता और जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? लिखो। अब अगर हम इसे और निकलवाएंगे तो X प्लस 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 पहले सही है, और यहां हम लोग क्या लिखेंगे? X4 प्लस X, क्योंकि 3 प्लस पहले था, एक और बाहर निकल गया 4 प्लस। तो अब यहां जो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी ना वो डेल्टा IH4, उसे हम बोलेंगे चतुर्थ, चतुर्थ आयनन, चतुर्थ आयनन एंथैल्पी, ठीक है? अब आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है, और मैंने अभी आपको समझाया भी कि प्रथम आयनन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा IH1 का मान कम होगा, उससे ज्यादा कौन होगा? डेल्टा IH2, उससे अधिक कौन होगा? डेल्टा IH3, और
और सबसे अधिक हाँ डेल्टा आई एच 4। यानी कि आप यहां से इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हो कि प्रथम आयनन एंथैल्पी से हमेशा द्वितीय आयनन एंथैल्पी अधिक होता है और तृतीय आयनन एंथैल्पी सदैव प्रथम और द्वितीय से अधिक होता है तृतीय, और जो तृतीय आयनन एंथैल्पी होता है उससे भी अधिक कौन होता है? चतुर्थ आयनन एंथैल्पी। ठीक है ना? तो आप इस बात का ध्यान रखें, भूलें नहीं। ठीक है ना? कॉपी करो जल्दी से फटाफट। कुछ एक्सेप्शन आता है ना, वो भी आपको भी समझाऊंगा। लिख लिया? अरे लिख लिया? चलो आ जाओ। अब देखो, आयनन एंथैल्पी, आगे चलते हैं फटाफट से। हो गया? देखो मेरे पास कुछ एलिमेंट है। मेरे पास क्या है? CnOF। क्या है? क्वेश्चन है कि CnO और F को उसके आयनन एंथैल्पी के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना बताओ? व्यवस्थित कीजिए। हमें व्यवस्थित करना है भाई। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और किसको? फ्लोरीन। इसमें आप नहीं आया। फ्लोरीन को उसके प्रथम आयनन एंथैल्पी, आई लिखे ना, आयनन एंथैल्पी के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब इसमें सबसे कम आयनन एंथैल्पी किसका होगा? CnO और F में से पहले उसे रखना है, फिर उससे अधिक आयनन एंथैल्पी वाले को लिखना है, फिर उससे अधिक आयनन एंथैल्पी वाले को रखना है। इस तरह से आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज होगा आओ समझते हैं। देखो प्रथम आयनन एंथैल्पी द्वितीय आपको आ जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है ना? प्रथम से हमेशा अधिक होता है द्वितीय, और द्वितीय से अधिक होता है तृतीय, और तृतीय से अधिक होता है चतुर्थ। ठीक है ना? जितना इलेक्ट्रॉन बाहर आप निकलते जाओगे आपको दूसरा निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। ठीक है ना? देखो पहले बात करते हैं किसकी? कार्बन की। किसकी? क्या नंबर पे बताओ? ये 6 नंबर पे। तो ये आवर्त में नहीं है। किस में है ये? आवर्त में। हम क्या कहते हैं कि आवर्त में जब हम जाते हैं, जब हम आवर्त में कहां जाते हैं? बाएं से दाएं जाते हैं, तो ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। आयनन एंथैल्पी बढ़ती है क्योंकि इसका आकार घटता है। तो सबसे कम होगा किसका? C का। उससे अधिक होगा N का। उससे अधिक होगा O का। उससे अधिक होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये सभी एक ही आवर्त के हैं। दूसरे आवर्त के तत्व हैं ये चारों। तो दूसरे आवर्त में पहले C आएगा, फिर N आएगा, फिर O आएगा, फिर F आएगा। तो आवर्त में जब आप आवर्त में ऐसे जाओगे तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है, ये अपवाद है जो आपको बता रहा हूं। देखो करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा? उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सहारा पड़ेगा लेना। ठीक है ना? यहां पर आपको अर्धपूरित और पूर्णपूरित, अर्धपूरित और पूर्णपूरित परमाणु का जो विन्यास है वो करना पड़ेगा। ठीक है ना? देखो ऐसे कार्बन हो गया, तो कार्बन क्या नंबर पे है? कार्बन 6 नंबर पे। विन्यास करो 1s2 2s2 2p2 हो गया। देखो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास करूं ऐसे, पी में 3 तो होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 और 2। अगर आपको विन्यास करना नहीं आता तो अभी यहीं देखना बंद कर दो अभी वीडियो, जाकर के पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखो। मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ा रखा है, समझा रखा है, चेक करो जाकर प्लेलिस्ट, तभी आपको समझ में आएगा। अब ये कार्बन 6 नंबर पे 1s2 2s2 2p2 नहीं हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को आराम से त्याग देगा, आराम से त्याग देगा, क्योंकि ना तो अर्धपूरित है और ना ही पूर्णपूरित है कि नहीं? त्याग देगा। तो त्यागने में से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? अब हम बढ़ते इसका देखेंगे विन्यास। किसका? नाइट्रोजन का। किसका? अब बात करेंगे नाइट्रोजन का। क्या नंबर पे है?
7 पे है ना। तो 1s2 2s2 2p कितना आएगा 3। तो s में कुल कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और p में कुल कितने हो गए 1 2 3। दिख रहा है क्या है ये अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कोई समस्या यहां तक नहीं, कोई समस्या नहीं, सबको करना आता है। अर्धपूरित क्या होता है पता है, पढ़ाया आपको मैंने सेकंड चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये क्या, ये अर्धपूरित क्या है, ये अर्धपूरित। अच्छा ये बात हुई किसकी, नाइट्रोजन की। अब कौन आया बताओ, अब आ रहा है ऑक्सीजन। देखो ध्यान से, क्या नंबर पे, ये 8 पे है। तो 1s2 2s2 2p कितना भाई 4 आ गया ना इसमें, तो 4 आ गया 1s2 2s2 2p 4। 8 इलेक्ट्रॉन भरने, s में 2 भर दिया, यहां 2 भर दिया, p में 5 भर सकते हैं लेकिन 4 था तो 4 भर दिया, 6 भर सकते हैं भाई, है ना। तो 4 हमने भर दिया। अब अगर मैं इसका विन्यास लिखूं, मैं फिर कह रहा हूं अगर आपको ये विन्यास करना नहीं आता तो समझ में नहीं आएगा। पहला विन्यास करना सीखो, सिखाया है मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में दूसरे चैप्टर, ठीक है ना। प्ले लिस्ट आकर के चेक करो, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अब यहां पर भरो 4 इलेक्ट्रॉन, पहले भरेंगे 1 2 3, फिर चौथा यहां भर दिया। जब 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया इसके अंदर, तो क्या मिला देखने को, देखो ये भी ना तो अर्धपूरित और ना ही पूर्ण पूरित है। इलेक्ट्रॉन आराम से त्याग देगा। क्या होगा इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, अब नाइट्रोजन अर्धपूरित है, क्या है। अगर तुम इसे इलेक्ट्रॉन मांगोगे एक, तो नहीं देगा, नहीं। तुम जैसे ही निकालने जाओगे तुमको कुत्ते की तरह काट लेगा, नहीं देगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, नाइट्रोजन आ जाती है मैं दूं इलेक्ट्रॉन, ही बोलेगा, और लेकिन देगा नहीं। ये क्योंकि ये कह रहा है भैया मैं अर्धपूरित हूं, क्या हूं, मैं स्थाई प्राप्त कर चुका हूं। स्थाई मतलब जो स्थाई चाहता है हर कोई परमाणु, उसे वो मिल गया है। यानी हर कोई इस दुनिया में स्थाई होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। और जो व्यक्ति स्टेबल है वो अपनी स्टेबिलिटी को बिगाड़ना नहीं चाहता, स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहता है। पढ़ लिख करके नौकरी प्राप्त करते हैं स्टेबल होने के लिए, कमाए खाए अच्छे से, है ना। तो अपनी नौकरी कोई छुड़वाएगा नहीं, स्टेबल है वो। अगर कोई उसको जबरदस्ती हटाएगा उसके खिलाफ वो लड़ तक जाएगा। इसी प्रकार से ये जो नाइट्रोजन परमाणु है, इसके पी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है पूरे, जो कि 6 का आधा है। टोटल 6 आ सकता है लेकिन है कितना, आधा है। तो 6 आ सकता है, 3 इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से मतलब है इसके पास में, तो ये अर्धपूरित है। अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से दे करके, अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से दे करके, त्याग करके, ये क्या नहीं कर सकता, अपनी स्टेबिलिटी को खराब नहीं कर सकता। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। और यहां देखो ऑक्सीजन, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के अंदर जो चौथा इलेक्ट्रॉन वो किसमें बताओ, इस पी में है कि नहीं भाई। ये पी एक्स होता है, ये पी वाई होता है, ये पी जेड होता है ना। तो पी एक्स वाले कुल कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ना तो अर्धपूरित है और ना ही अर्धपूरित है। तो ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बैठा है एक, ये ऑक्सीजन ये चाह रहा है कि ये निकल जाए, ये यहां से, क्योंकि यहां से जैसे ही निकलेगा ये एक इलेक्ट्रॉन, ये अर्धपूरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्धपूरित। तो नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है। अब ये खुद ही इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है, तो आप इसे थोड़ा सा ऊर्जा दोगे त्याग देगा, है कि नहीं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को, बाहरी इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन से निकालने के लिए कम ऊर्जा देना पड़ेगा, जबकि नाइट्रोजन से बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता नहीं है और आप उससे जबरदस्ती लेना चाहते हो इलेक्ट्रॉन। तो आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं। और ये खुद ही चाहता है निकालना इलेक्ट्रॉन, और आप भी चाहते हो निकालना, तो ये आराम से निकाल देगा। थोड़ा सा ऊर्जा दिया और निकाल देगा, है कि नहीं। समझ में आ रही बात। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर हम देखें तो आवर्त में इधर से इधर जाने पर ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए। क्या चीज, आयनन एंथैल्पी। लेकिन अगर हम देखें यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो नाइट्रोजन का भैया ज्यादा है किससे,
ऑक्सीजन से। किससे? इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको करना यह है कि आप अपना बुक निकालो एनसीईआरटी का, उसमें ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्राफ। उस ग्राफ में देखो कि नाइट्रोजन का जो एंथैल्पी है वो अधिक है ऑक्सीजन की तुलना में। ये मैं आपको अपवाद समझा रहा हूं, ठीक है ना? पेपर में पूछता है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, दिखाओ बुक। देखो नाइट्रोजन का है 1402 किलो जूल पर मोल और ऑक्सीजन का है 1314 किलो जूल पर मोल। नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, किसका? नाइट्रोजन का, वो है कितना? वो है 1402 किलो जूल प्रति मोल, है कि नहीं? और ऑक्सीजन का है कितना? इसका है 1314। तो आयनन एंथैल्पी किसका? ऑक्सीजन का वो है 1314 किलो जूल प्रति मोल। बताओ कौन सा अधिक है? ये हमारा क्या है? अधिक है। इसका कम होना चाहिए था, कम इसका होना चाहिए था, लेकिन क्या है? अधिक है। इसका देखो ध्यान से, 1300 ज्यादा होना चाहिए था। आवर्त में ऑक्सीजन बाद में आ रहा है, आकार में छोटा है ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, लेकिन उसका एंथैल्पी ज्यादा के बजाय कम है, ठीक है ना? क्योंकि ये विन्यास ही इसका कारण है, स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहता है, ठीक है ना? उसके बाद फ्लोरीन का 1681। कितना है? 1681, क्योंकि फ्लोरीन का ना तो फुल फील्ड है और ना ही हाफ फील्ड है। अब यहां पर फ्लोरीन का आपको और समझा देता हूं। फ्लोरीन देखो ध्यान से, फ्लोरीन क्या नंबर पे? फ्लोरीन है 9 नंबर पे। तो अगर हम विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p, कितना? 4 था पहले, अब 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। अगर हम इसका लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में कुल कितने? 6 आने चाहिए, है कितने? 5 ही, 2 3 4 और ये 5 हो गया। 5 कितने हो गया? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो सही क्रम है, सही क्रम, तो सबसे कम किसका? कार्बन का। उससे अधिक किसका? ऑक्सीजन का। उससे अधिक किसका? नाइट्रोजन का। और सबसे अधिक फ्लोरीन का, ठीक है ना? फ्लोरीन का आयनन एंथैल्पी होता है कितना? 1600 समथिंग है ना? 1600 कितना है बताना? 1621 किलो जूल प्रति मोल। 1681 बता रहे हैं बच्चे, ठीक है ना? 1681। तो सही क्रम क्या है इसका? ये तो तुमसे बहुत बार नहीं निकलवा लेता है आयनन एंथैल्पी किसका? एक ही आवर्त में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, ठीक है ना? तो हम लोग ये कह करके निकालते हैं, ठीक है ना? इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, अभी आपको मैं समझाता हूं, कॉपी करो। हो गया कॉपी? अपवाद वाला ना, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जो आयनन एंथैल्पी है देखो ठीक है ना? तो इसमें आप एक लाइन लिख सकते हो कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी से क्या होता है? से अधिक होता है, ठीक है ना? कारण क्या है? आपको लिखा है ना, अधिक होता है, ठीक है ना? क्योंकि नाइट्रोजन का बाह्य पी कक्षक, बाह्य पी कक्षक अर्धपूरित होता है। क्या होता है? अर्धपूरित होता है, जबकि ऑक्सीजन की नहीं। ठीक है भाई, कॉपी करो जल्दी से। है ना? अर्धपूरित है, ठीक है ना? तो इसमें ना थोड़ा एक चीज हम और ऐड करेंगे जो एनसीईआरटी ने ऐड किया हुआ है
क्या करेंगे ऐड इसमें, देखो अर्धपूरित होता है अधिक स्थायी, क्या है ये, लग गया कोमा, अधिक स्थायी क्या है ये, अधिक स्थायी है, ठीक है ना। जबकि ओ की अपूर्ण है, क्या है, ओ की अपूर्ण विन्यास है, अपूर्ण विन्यास, विन्यास है, कम स्थायी, क्या है ये, कम स्थायी, क्या है ये, कम स्थायी है। इसीलिए जो कम स्थायी है वो और ज्यादा स्थायी हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी त्यागना चाहेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में आ जाता है कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या होती है, अधिक। समझाइए क्यों। लेकिन अभी एक चीज और समझाऊंगा, पहले आप इसको लिख लो, एक बार अच्छे से लिख लो। लिख लिया, देखो अब सुनो, मजे की बात यह है कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है और नाइट्रोजन की कम होती है, नाइट्रोजन की, ये मजे की बात है। देखो क्या बोलते हैं कि द्वितीय डेल्टा आई एच टू ऑक्सीजन की द्वितीय आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी नाइट्रोजन की द्वितीय आयनन एंथैल्पी, नाइट्रोजन की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है। इसे एक्सप्लेन करो कैसे, क्यों, क्वेश्चन है क्यों, ये तो खास बात है। क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी वो क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी तो कम होती है नाइट्रोजन से, लेकिन द्वितीय आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। समझते हैं क्यों, देखो अब भाई नाइट्रोजन प्लस, प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, और ऑक्सीजन प्लस इसका मतलब यह कि यह भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो किसका होगा ज्यादा आयनन एंथैल्पी। आओ विन्यास करें पहले, देखो अब ये 7 नंबर पे होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो कुल कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे बताओ, तो 1s2 2s2 2p2 ही तो बचेगा। अब देखो यहां जो 2p2 है, ये px, ये py और ये pz, तो ये देखो एक त्यागने के बाद भाई पहले यहां तक था इलेक्ट्रॉन, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है pz वाले में से, तो ओनली py तक बचेगा, बचेगा ना। क्या ये अर्धपूरित है, ये अपूर्ण है, क्या है ये, कम स्थायी, क्या है, कम स्थायी कम स्थायी है ना, कम स्थायी है। अब ये 8 नंबर पे है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है तो कुल 7 बचे होंगे इलेक्ट्रॉन, तो 7 को भरेंगे, तो 1s2 2s2 2p कितना, देखो एक त्यागने के बाद कितना हो गया ये अर्धपूरित, कितना हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा, बोलेगा भैया मैं तो स्टेबल हूं, मैं तो स्थायी हूं, मुझसे कुछ छेड़ रहे हो यार तुम लोग। जल्दी से अपना स्थायी खोना नहीं चाहेगा, स्थायित्व को, अपने स्थायित्व को बनाए रखना चाहेगा, और तुम इसको जबरदस्ती अगर उंगल करोगे तो तुमको ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, तभी तुमको देगा इलेक्ट्रॉन। इसीलिए क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी अधिक होता है नाइट्रोजन की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी की तुलना में। ये आपको अपवाद ना पता होना चाहिए। देखो अर्धपूरित, अर्धपूरित विन्यास, अर्धपूरित विन्यास, तो उससे क्या होगा, अधिक स्थायी, अधिक स्थायी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बिल्कुल नहीं बोलना आपको, कॉपी करो जल्दी से। अब देखो ध्यान से, अब एक तो बेरिलियम और एक बोरॉन, बेरिलियम का एक अपवाद इसमें और है जो तुम्हें हमेशा पढ़ना चाहिए, अब हमेशा ध्यान रखना है। बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी, बेरिलियम की आयनन एंथैल्पी, मैं क्या लिख रहा हूं, बेरिलियम की आयनन
एंथैल्पी, बोरॉन की आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी से उच्च होती है। क्या होती है? उच्च होती है ना? अब देखो ध्यान से, अगर मैं बेरिलियम और बोरॉन की बात करूं तो बेरिलियम और फिर कौन आता है? बोरॉन। ये एक ही आवर्त के तत्व है भाई साहब। ये 3 नंबर पे आता है, कितने पे आता है? और ये 4 पे, एक ही आवर्त का है, तो इससे इसका आयनन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं बोरॉन का आयनन एंथैल्पी बेरिलियम से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बिल्कुल बच्चे की तरह समझा रहा हूं कि बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए था एंथैल्पी, क्योंकि आवर्त में ऐसे जाएंगे तो साइज घटेगा, एंथैल्पी बढ़ेगा, लेकिन उल्टा होता है। इसका कारण क्या है? देखो विन्यास करते हैं, आ जाओ। तो बेरिलियम कितना है? 3 नंबर पे है ना? क्या नंबर पे है? 3 नंबर पे है, तो 1s2 2s1 कितना हो गया? 1s2 2s1। अब देखो, यानी आप जब इसको लिखोगे तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे, कितना भरोगे? अर्धपूरित है। चलो अब देखो ध्यान से, बोरॉन क्या नंबर पे है? 5 नंबर पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अच्छा भाई, अच्छा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर पे। क्या नंबर पे है? बेरिलियम 4 नंबर पे, बाय मिस्टेक ना, गलती हो गई, ठीक है ना? 4 नंबर पे है, तो इसमें 2 आएगा। कितना आएगा इसमें? इसमें आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? और इसमें यहां पर हम लोग 2 भरेंगे, पूर्ण पूरित। क्या हो गया? अब देखो ध्यान से, अब ये 5 नंबर पे है, तो 1s2 2s2 2p कितना? 1। क्या हो गया? अगर मैं इसका विन्यास लिखूंगा तो इसमें p में कितना जा रहा है बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन, कितना? ये 2p1 हो गया, और इधर हमारे पास 2s2, इसमें ऐसे रहेगा, ठीक है ना? तो अब इसमें बोरॉन का देखो क्या है, बोरॉन का क्या है? ना अर्ध ना पूर्णपुरित है, और यहां देखो ध्यान से पूर्णपुरित है। तो एक तो ये भी कारण यहां पर है, यहां 2 कारण है, एनसीईआरटी में 1 लिखा हुआ कारण है। इसका उच्च इसलिए होगा क्योंकि पी की तुलना में एस के इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास है, पी की तुलना में एस का इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास है। भाई 2p हो गया, ये 2s हो गया, दोनों सेम कोष में है, लेकिन जो उपकोष है ना वो अलग अलग। वो क्या है? अलग अलग है। तो 2p की तुलना में 2s नाभिक के अधिक पास है, तो नाभिक का आकर्षण बल 2s वाले इलेक्ट्रॉन पे अधिक लग रहा है, तो उसको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसीलिए इसका एंथैल्पी अधिक होता है। किसका? बेरिलियम का बोरॉन की तुलना में, ठीक है ना? जबकि बोरॉन का देखो कम होना चाहिए था, और कम होता भी है ना? लिखो इसमें, ठीक है भाई, छाप लो। अब यहां पे ये लिखना, समान कोष के लिए उपकोषों पर नाभिकीय आकर्षण क्या होगा? SPDF, सबसे अधिक S पे, उससे कम P पे, उससे कम D, उससे कम F पर। तो S वाले का क्या होता है? नाभिकीय आवेश ज्यादा आकर्षित करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को। देखो ये भी सेम कोष, 2s, यहां पर भी 2p, तो समान कोष हो गया ना? समान कोष के लिए उपकोषों पर नाभिकीय आकर्षण S पे अधिक, P पे उससे कम, D पे उससे कम, और F पे उससे कम, ठीक है ना? तो हम क्या बोलते हैं कि 2s के इलेक्ट्रॉन 2p के इलेक्ट्रॉनों की तुलना में
की तुलना में नाभिक की ओर अधिक प्रबलता से, किससे? अधिक प्रबलता से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। जब अधिक आकर्षित हो रहा है तो उसको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, है कि नहीं? है कि नहीं भाई? ठीक है ना? अधिक आकर्षित होते हैं, है ना? इसलिए क्या होगा? आयनन एंथैल्पी बेरिलियम की ज्यादा होगा और बोरॉन की कम। ठीक है ना? आप इस बात को लिख लो, मैं बोल रहा हूं। इसके बाद क्या लिखोगे? 2s इलेक्ट्रॉनों को 2p इलेक्ट्रॉनों की तुलना में निष्कासित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः बेरिलियम का आयनन एंथैल्पी बोरॉन की तुलना में अधिक होता है। ठीक है ना? तो यहां तुम्हारा खत्म हुआ आयनन एंथैल्पी इन डिटेल, एक्सेप्शन के साथ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी वैद्युत ऋणात्मकता। ठीक है ना? जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आना चाहिए, और वो हर जगह यूज होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सभी में। तो आज के लिए अपन लोग रखेंगे इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक चैप्टर को रिवाइज करिए, पिछला इसको दोबारा से वापस पढ़िए, लिख नोट्स को बनाने के बाद में। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं किया है तो, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो इतना मेहरबानी कर दो कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी पढ़ सके और हमारा थोड़ा भला हो सके। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।